गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज 14 अक्टूबर और आज के करंट अफेयर्स के साथ मैं आपके साथ हूं। तो स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन कि विश्व की सबसे मूल्यवान आईटी कंपनी यानी कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की कंपनी कौन सी है। तो ये आंसर हुआ हमारा टीसीएस। टीसीएस कंपनी हमारी भारत की ये विश्व की सबसे मूल्यवान कंपनी है, आईटी कंपनी। और टीसीएस की बात करें तो इसका हेड क्वार्टर है हमारा बंबई में। टीसीएस की स्थापना हुई थी 1968 में और टीसीएस के जो सीईओ हैं उनका नाम है राजेश गोपीनाथन। राजेश गोपीनाथन। अगला क्वेश्चन, पीएम मोदी ने हाल ही में किसकी स्मृति में 100 रुपए का स्मारक सिक्का जारी किया। तो यह स्मारक सिक्का जारी किया है हमारे प्रधानमंत्री ने विजया राजे सिंधिया की स्मृति में। इन विजया राजे सिंधिया को उपनाम भी था, इनको राजमाता भी कहा जाता था। ये ग्वालियर घराने से संबंधित थी और इनकी शादी जो है वो ग्वालियर के जो अंतिम राजा थे उनका नाम था जीवाजी राव सिंधिया। जीवाजी राव सिंधिया से हुआ था और ये जनसंघ की बहुत सक्रिय सदस्य थी। साथ ही बीजेपी जब पार्टी बनी थी तो उसके संस्थापक सदस्यों में से भी एक थी। और इन्हीं के लड़के थे माधवराव सिंधिया जो हमारे एमपी से रिलेटेड है, या उनके लड़के हैं ज्योतिराव सिंधिया। और इन्हीं की लड़की हमारी वसुंधरा राजे सिंधिया जो हमारे राजस्थान की सीएम रह चुकी हैं। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, इफेल ग्रैंड फिक्स 2020 का खिताब किसने जीता है। तो ये खिताब जीता है हमारा लुइस हैमिल्टन ने। ये इनकी इमेज लगी हुई, लुइस हैमिल्टन ने इफेल ग्रैंड फिक्स 2020 का खिताब जीता है और ये प्रतियोगिता हमारी हुई थी जर्मनी में। और इसी जीत के साथ इन्होंने अपने कैरियर की 91st रेस जीती है और इतनी ही रेसें माइकल शूमाकर ने भी जीती है। सभी ने नाम सुना होगा माइकल शूमाकर। तो माइकल शूमाकर ने भी अपनी लाइफ में 91 रेस जीती है। तो इसी जीत के साथ इन्होंने माइकल शूमाकर के रिकॉर्ड की है बराबरी। जर्मनी की बात की जाए तो जर्मनी की कैपिटल है हमारी बर्लिन और जर्मनी की जो चांसलर हैं उनका नाम है एंजेला मर्केल। बहुत ज्यादा चर्चित रहती हैं तो एंजेला मर्केल। अगले क्वेश्चन पे आते हैं कि हाल ही में समाचारों में देखा गया शब्द मरुमड़ी किससे संबंधित है। तो जो मरुमड़ी शब्द है वो राजस्थानी कला को गति देने यानी कि पुनर्जीवित करने का दोबारा से शुरू किया गया है अभियान। इस अभियान के तहत क्या है कि जो हमारा जोधपुर है, जोधपुर के ग्रामीण क्षेत्रों में जो भी उनकी सांस्कृतिक विरासत है, परंपराएं हैं, ठीक है, उनकी रक्षा करने के लिए वर्चुअली कार्यक्रम आयोजित किए गए। यानी कि वर्चुअली कोविड-19 का टाइम चल रहा है, कोविड का, तो इसलिए रियल कार्यक्रम आयोजित नहीं हो पा रहे हैं, सब चीज वर्चुअली चल रही है। तो इसीलिए वर्चुअली कार्यक्रम आयोजित किए गए कि कैसे भी राजस्थानी कला जो लुप्त हो रही है जिन क्षेत्रों से, उसको लुप्त होने से कैसे भी बचाया जाए। और इसकी शुरुआत कहां से हुई? हमारे राजस्थान के जोधपुर से। अगला क्वेश्चन, हमारा राजस्थान को समझते हैं कि हम पर डे एक राज्य करने की कोशिश करते हैं डिटेल से। तो राजस्थान के बारे में हम देखें तो ये हमारा राजस्थान का मैप, ये राजस्थान भारत के मैप में लगा हुआ उत्तर पश्चिमी किनारे पर, और ये अलग से राजस्थान का हमारा पॉलिटिकल मैप, ठीक है ना। राजस्थान से रिलेटेड कुछ बेसिक क्वेश्चन हमारा कि राजस्थान का जो गठन किया गया वो 30 मार्च 1949 को किया गया। इसके अगर एरिया की बात की जाए तो इसका एरिया पूरे भारत के एरिया का 10.4% है और सभी को पता होगा इस आधार पर यह भारत का सबसे बड़ा राज्य है क्षेत्रफल के हिसाब से। अगर यहां की जनसंख्या की बात की जाए तो इसकी जनसंख्या पूरे इंडिया की जनसंख्या की 5.66% है और इस आधार पर यह इंडिया का 7वां सबसे बड़ा राज्य है जनसंख्या। तो क्षेत्रफल के आधार पर पहला और जनसंख्या के आधार पर 7वां। जनसंख्या की बात चल रही है तो यहां का जनघनत्व कितना है? तो यह हमारा 200। यहां की साक्षरता कितनी है? तो 66.1%। और यहां पर लिंगानुपात कितना है? तो लिंगानुपात है 928। यहां की कैपिटल की बात की जाए तो कैपिटल है हमारी जयपुर। और यहां की आधिकारिक भाषा की बात की जाए तो पहली आधिकारिक भाषा है हमारी हिंदी। इसके अलावा अंग्रेजी भी सरकारी कार्यों में यूज होती है और राजस्थानी को भी मान्यता दी गई है, लेकिन पहली ऑफिशियल लैंग्वेज आधिकारिक भाषा हमारी हिंदी। यहाँ के विधानमंडल की बात की जाए तो यहाँ का विधानमंडल एक सदनीय है, यानी कि यहाँ पर सिर्फ विधानसभा है। विधानसभा में यहाँ पर कितनी सीटें हैं? तो 200 सीटें। लोकसभा के लिए राज्य में कितनी सीटें आरक्षित हैं? तो 25 सीटें। और राज्यसभा के लिए कितनी सीटें? तो 10। तो विधानसभा के लिए 200, लोकसभा 25 और राज्यसभा 10। और यहाँ के गवर्नर से जुड़ी चीजें देखते हैं कि यहाँ के जो गवर्नर हैं, ये इमेज लगा हुआ, ये गवर्नर है हमारे कलराज मिश्र, ठीक है ना। यहाँ के सीएम अशोक गहलोत, अभी चर्चा में रहे अशोक गहलोत, ये हमारे सीएम हैं। यहाँ के राजकीय पशु की बात की जाए तो यहाँ राजकीय पशु सबसे पहले चुना गया चिंकारा 1981 में। उसके बाद 2014 में
ऊंट को भी यहाँ का राजकीय पशु घोषित किया गया है। तो हमारे दो राजकीय पशु हैं हमारे राजस्थान में, एक चिंकारा और एक है हमारा ऊंट। अगर दोनों में से एक को चुनना हो तो मार के आएंगे चिंकारा, ठीक है ना। यहाँ के राजकीय पक्षी की इमेज ये लगी हुई, तो पक्षी पूछा जाए तो पक्षी हमारा गोडावन, राजस्थान का राजकीय पक्षी। अगर पेड़ पूछा जाए तो ये लगा, पेड़ है हमारा खेजड़ी। और अगर फूल पूछा जाए, राजकीय पुष्प या फूल कौन सा है, तो फूल है हमारा रोहिड़ा। इसके अलावा अगर राजकीय डांस पूछा जाए तो डांस है यहाँ का राजकीय घूमर या धूमर भी बोलते हैं। और राजकीय स्पोर्ट्स पूछा जाए, खेल पूछा जाए, तो हमारा खेल है यहाँ का बास्केटबॉल। तो यहाँ से ये जुड़ी हुई चीजें। और चीजें देखते हैं हम राजस्थान में कि राजस्थान में कौन कौन से त्योहार और मेले पॉपुलर हैं। तो राजस्थान के प्रमुख मेलों की बात की जाए हम, तो उसमें हमारा एक अंतरराष्ट्रीय पतंग महोत्सव है, अंतरराष्ट्रीय पतंग महोत्सव। और इसकी शुरुआत ही हमारी हुई है जयपुर से, समझ आ रहा होगा। यानी कि अंतरराष्ट्रीय महोत्सव है लेकिन इसकी शुरुआत कहां से हुई है, जयपुर से। इसके अलावा यहां पर मनाया जाता है गंगौर महोत्सव। इसके अलावा यहां पर गज महोत्सव भी मनाया जाता है। यहां पर गोगाजी महोत्सव भी मनाया जाता है, ठीक है ना। यहां पर चंद्रभागा महोत्सव भी मनाया जाता है। एक जैसलमेर में जो हमारा कहना चाहिए डेजर्ट पड़ता है, तो जैसलमेर डेजर्ट मरुस्थल भी बनाया जाता है। डेजर्ट मतलब रेगिस्तान। यहाँ पर पुष्कर ऊंट मेला बहुत पॉपुलर है। यहाँ पर नागौर महोत्सव भी मनाया जाता है और यहाँ पर बूंदी महोत्सव मनाया जाता है। यहाँ के टूरिस्ट प्लेस यानी कि पर्यटन की बात की जाए तो राजस्थान पर्यटन की दृष्टि से बहुत ज्यादा रिच है। सुना रहे हो, बहुत सारे पर्यटक स्थल है यहाँ पर, जैसे कि हमारा जयपुर का हवा महल, ठीक है ना, हमारा लेक पैलेस, ठीक है ना, हमारा कीर्ति स्तंभ जो चित्तौड़ में है, हमारा थार का मरुस्थल पर्यटन के लिए बहुत दृष्टि है, खासकर न्यू ईयर पर। और यहाँ पर थार के मरुस्थल में कैमल राइड यानी कि ऊंट की सवारी के लिए लोग आते हैं। नैनी लेक माउंट आबू में, यह भी हमारा पर्यटन स्थल है। सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ के नेशनल पार्क और वन्य जीव अभयारण्य यानी कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की बात करते हैं तो यहाँ पर काफी ऐसे नेशनल पार्क और वन्य जीव अभयारण्य हैं, जैसे कि सबसे इंपॉर्टेंट हमारा रणथंबोर नेशनल पार्क, ठीक है ना। हमारा इसके बाद डेजर्ट नेशनल पार्क ये जैसलमेर में पड़ता है। भरतपुर नेशनल पार्क, ठीक है ना। इसके अलावा बहुत ज्यादा पूछा जाता है कि सरिस्का वन्य जीव अभयारण्य कहां पर है, तो हमारा राजस्थान में, ये अलवर में पड़ता है। सरिस्का पूछा जाता है इसलिए बता दे रहा हूं, सरिस्का हमारा पड़ेगा राजस्थान के अलवर डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है ना। माउंट आबू, इसके अलावा माउंट आबू वन्य जीव अभयारण्य को ही मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, ठीक है। दराहा वन्य जीव अभयारण्य, बासी वन्य जीव अभयारण्य, ठीक है ना। इसके साथ ही यहाँ की अगर हम नदियों की बात करें तो यहाँ की नदियां ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट नदी है हमारी चंबल, क्योंकि राजस्थान में नदियों की दिक्कत है, तो चंबल हुआ। इसके अलावा पार्वती नदी है, परवन नदी है, काली सिंध, कोठारी नदी है, बनास है। ये इंपॉर्टेंट यहाँ की है नदियां। यहाँ के इंपॉर्टेंट नृत्य की बात की जाए तो यहाँ पर धूमर नृत्य, चंग नृत्य, कालबेलिया, चरी नृत्य, गेर नृत्य, पनिहारी नृत्य, ये इंपॉर्टेंट यहाँ के हैं नृत्य। और यहाँ की ट्राइब्स यानी कि जनजातियों की बात की जाए तो यहाँ पर मीणा जनजाति, मीणा का नाम सुना होगा बहुत ज्यादा, भील जनजाति, गरासिया जनजाति, सहरिया जनजाति, कथौड़ी जनजाति, डामोर जनजाति और सांसी जनजाति, ये इंपॉर्टेंट यहाँ की है जनजाति। तो ये इंपॉर्टेंट कुछ फैक्ट हुए हमारे राजस्थान के बारे में। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन हमारा कि हाल ही में एक दिन के लिए ब्रिटिश उच्चायुक्त किसे नियुक्त किया गया है, तो ये नियुक्त किया गया हमारा चैतन्य वेंकटेश्वरन को। ये इनकी इमेज लगी हुई क्या है कि जो हमारा ब्रिटिश उच्चायोग है वो 2017 से एक प्रतियोगिता आयोजित कराता है एक दिन के लिए उच्चायुक्त बनने के लिए। तो इस बार की प्रतियोगिता में हमारी न्यू दिल्ली की 18 साल की लड़की हैं चैतन्य वेंकटेश्वरन, इनको इस बार का मौका मिला है। ब्रिटेन की बात की जाए तो ब्रिटेन की कैपिटल पता ही है लंदन है, और ब्रिटेन के जो पीएम है उनका नाम है बोरिस जॉनसन। अगला क्वेश्चन हमारा कि T20 क्रिकेट प्रारूप में 10,000 रन बनाने वाले पहले एशियाई खिलाड़ी कौन हैं,
तो ये हमारे एशियाई खिलाड़ी हैं शोएब मलिक, पाकिस्तान के। ये शोएब मलिक की इमेज लगी हुई, तो इन्होंने 10,000 रन पूरे किए हमारे T20 क्रिकेट के फॉर्मेट में। इससे पहले दो लोग और हैं जो ये उपलब्धि पा चुके हैं, एक है हमारे क्रिस गेल और एक है हमारे किरोन पोलार्ड, ठीक है ना। ये दोनों लोग भी, यानी कि टोटल अब तक 3 लोग हैं जो 10,000 रन बनाने की उपलब्धि पा चुके हैं, किसमें, T20 क्रिकेट में। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। लैंडसेट रिपोर्ट के अनुसार कौन सा देश 2050 तक जापान को पीछे छोड़कर दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा? तो ये हमारा बन जाएगा भारत। ये जो हमारा एक मेडिकल जर्नल है, ठीक है ना, लैंसेट, उसने ये रिपोर्ट प्रकाशित की है और प्रकाशित करने का आधार है कि वर्किंग एज कैपिटल, और सभी को पता होगा कि हिंदुस्तान में जो कार्यशील जनसंख्या है वो बहुत ज्यादा है। तो इसी के आधार पर मेडिकल जर्नल लैंसेट ने घोषणा की है कि 2050 तक हमारा जो इंडिया है वो तीसरे नंबर की अर्थव्यवस्था बन जाएगा और इंडिया में 2100 तक, ठीक है ना, इस पद पर बने रहने की क्षमता है, यानी कि सन 2100 तक, यानी कि अगले 50 सालों तक ये इस पद पर बना रहेगा। 99% ये उम्मीद जारी की है। अगला क्वेश्चन हमारा कि हाल ही में भारत के कितने समुद्री तटों को ब्लू फ्लैग के लिए चुना गया है? ठीक है ना, तो इसका आंसर है हमारा 8। ये बहुत इंपॉर्टेंट हमारा क्वेश्चन है। क्या है कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर एक एनजीओ है, ठीक है ना, और इस एनजीओ का नाम है कि फाउंडेशन फॉर इन्वायरमेंटल एजुकेशन। मैं दोबारा बोल दे रहा हूं, FEE, फाउंडेशन फॉर इन्वायरमेंटल एजुकेशन। इसके द्वारा ही ब्लू फ्लैग का दर्जा दिया जाता है। इस जो एनजीओ है इसकी स्थापना हुई थी 1985 में, और कहां हुई थी इसकी स्थापना? फ्रांस में। इसे प्राप्त करने के लिए 33 स्टैंडर्ड पूरे करने होते हैं, यानी कि मानक पूरे करने होते हैं। जैसे कि बेसिक होते हैं, पानी की गुणवत्ता कैसी है, जो आपका कचरा है, अपशिष्ट पदार्थ है, उनका मैनेजमेंट प्रबंधन कैसा है, विकलांग लोगों के लिए वहां पर क्या व्यवस्था है, फर्स्ट एड प्राथमिक चिकित्सा कैसी है। तो ऐसे सारे जब मानदंड 33 मानदंड पूरे किए जाते हैं तो इस एनजीओ के द्वारा ब्लैक फ्लैग का दर्जा दिया जाता है, ठीक है ना। यानी इसका मतलब यह होता है कि वो तटीय क्षेत्र अब पर्यटन की दृष्टि से या अन्य सभी दृष्टि से, पर्यावरण की दृष्टि से बहुत ज्यादा अनुकूल है। तो इसकी काफी इस सर्टिफिकेट की वैल्यू है। और सबसे ज्यादा ब्लू फ्लैग के दर्जे प्राप्त हुए हैं अब तक स्पेन में। 566 स्पॉट्स को ब्लू फ्लैग का दर्जा मिल चुका है हमारा स्पेन में। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। किस राज्य ने हाल ही में बैटरी से चलने वाले वाहनों को रोड टैक्स में छूट दी है? तो हमारा है दिल्ली। दिल्ली में देखा होगा कि वायु प्रदूषण की समस्या बहुत ज्यादा है। कभी दिल्ली में इवन एड वाहनों का फॉर्मूला लागू किया जाता है और भी चीजें लागू की जा रही हैं। तो जो हमारा एयर पॉल्यूशन है उसी को कम करने के लिए दिल्ली सरकार ने अपनी जो इलेक्ट्रिकल व्हीकल पॉलिसी है उसमें चेंज किया है कुछ, और चेंज करते हुए बोला है कि इलेक्ट्रिकल व्हीकल को रोड टैक्स में दी जाएगी छूट। सभी को पता होगा वाहन चलाने के लिए रोड टैक्स दिया जाता है, तो रोड टैक्स में दी जाएगी छूट। और दिल्ली सरकार के इस कदम से जो इलेक्ट्रिक कार हैं या 2 पहिया वाहन है जो बैटरी चलते हैं, टैक्सी चलती हैं, 3 पहिया वाहन, ऑटो रिक्शा वगैरह या ई रिक्शा वगैरह, ये सब थोड़े हो जाएंगे सस्ते। और इसके साथ ही दिल्ली सरकार और भी चीजें करने जा रही है वायु प्रदूषण को कम करने के लिए, जैसे कि जो रजिस्ट्रेशन शुल्क होता है उसको भी कम करने की कोशिश कर रही है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं कि किस संगठन ने ए नेग्लेक्टेड ट्रेजेडी द ग्लोबल वार्डन ऑफ द स्टिलवर्थ रिपोर्ट जारी की है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि किस संगठन ने ए नेग्लेक्टेड ट्रेजेडी द ग्लोबल बर्डन ऑफ स्टिलवर्थ रिपोर्ट जारी की है? तो पहले आंसर पे आते हैं, WHO, यूनिसेफ, दोनों। तो इसका आंसर होगा दोनों। हमारी दोनों संस्थाओं ने, यानी कि WHO ने भी और यूनिसेफ ने भी ये हमारी रिपोर्ट जारी की है। इस लाइन का मतलब क्या है कि स्टिलवर्थ क्या होता है? स्टिलवर्थ का मतलब होता है कि ऐसे बच्चे जो या तो डिलीवरी के दौरान जिनकी डेथ हो जाए या डिलीवरी से पहले ही माता के पेट में जिनकी डेथ हो जाए, यानी कि जो मृत पैदा हो, उनको बोला जाता है स्टिलवर्थ। और ये बहुत बड़ी समस्या है। इन दोनों संगठनों ने रिपोर्ट जारी करते हुए कहा है कि हर 16 सेकंड पे एक बच्चा ऐसा पैदा होता है, यानी कि जो पहले से मृत होता है या डिलीवरी के दौरान उनकी डेथ हो जाती है। बहुत बड़ा आंकड़ा है, हर 16 सेकंड पर एक बच्चा। और इसकी सबसे बड़ी जो दर है वो अफ्रीका के सहारा क्षेत्र में है और हमारे दक्षिण एशिया में, और दक्षिण एशिया में इंडिया भी पड़ता है, ठीक ना। तो ये हमारी WHO और यूनिसेफ दोनों ने मिलकर जारी की है। इन दोनों संस्थाओं की बात की जाए तो WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना हुई है हमारी 7 अप्रैल 1948 को, और इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? जिनेवा में है। जिनेवा कहां पड़ता है? स्विट्जरलैंड में। और इसके हेड की बात की जाए तो ये है हमारे टेड्रोस एधानोम, ठीक है ना। यूनिसेफ की बात की जाए तो यूनिसेफ का जो प्रचलित फुल फॉर्म है, ठीक है ना,
और वो है हमारा यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रन फंड। क्या है? यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रन फंड। लेकिन एक्चुअली में इसका जो पहले नाम चलता था वो था यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चाइल्ड इमरजेंसी फंड। समझ आ रहा होगा? ठीक ना? दोबारा बोल रहा हूं, अभी वर्तमान में जो नाम इसका फुल फॉर्म प्रचलित है यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रन फंड, और जो पहले प्रचलित था यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड। तो हम इसको जो रिदम में है वही बोलेंगे, यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रन फंड। ये हमारी संस्था है और इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 11 दिसंबर 1946 को। इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? तो इसका हेडक्वार्टर हमारा न्यूयॉर्क, अमेरिका। और इसके हेड कौन है? तो इसके हेड है हमारे एन बेनेमन। ठीक है ना? अगले क्वेश्चन पे आते हैं। विश्व गठिया दिवस 2020 का थीम क्या है? तो इसका जो थीम है टाइम टू वर्क। क्या थीम है इसका? टाइम टू वर्क। और इस दिवस की स्थापना 1996 से हुई है। और किसने की है? तो हमारा संगठन है आर्थराइटिस एंड रूमेटिज्म इंटरनेशनल। क्या है? आर्थराइटिस एंड रूमेटिज्म इंटरनेशनल ये संगठन है। इसने 1996 में इसकी स्थापना की और ये हर साल मनाया जाता है 12 अक्टूबर को। इसका उद्देश्य सिर्फ एक ही है कि जो गठिया प्रभावित लोग हैं उनमें जागरूकता फैलाई जाए। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। न्यू कैलेडोनिया किस देश का है? तो ये हमारा है फ्रांस का। क्या है कि हमारे जो दक्षिण पश्चिमी प्रशांत है महासागर है उसमें एक क्षेत्र है, उसी का नाम है न्यू कैलेडोनिया। ठीक ना? और इसमें क्या हुआ अभी कि यहाँ पर एक जनमत कराया गया और इस जनमत में के द्वारा यहाँ के लोगों ने फ्रांस के नियंत्रण से मुक्त होने की बात की, यानी कि स्वतंत्र हो जाए। एक्चुअली में है क्या कि दो भागों में बटा है। यहाँ पर कुछ तो यूरोपीय आबादी रहती है और कुछ आबादी को बोलते हैं कनक आबादी। तो जो कनक आबादी है वो बेसिकली अलग होना चाहती है और यूरोपीय आबादी वो फ्रांस में ही रहना चाहती है। तो न्यू कैलेडोनिया क्षेत्र किसका हो गया? फ्रांस। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। जो संक्रमण किसमें देखा गया है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो यह हमारा है चावल। क्या है कि हाल ही में हमारा जो सेंटर फॉर प्लांट मॉलिक्यूलर बायोलॉजी उस्मानिया विश्वविद्यालय है, ठीक है ना? दोबारा बोल देता हूं, सेंटर फॉर प्लांट मॉलिक्यूलर बायोलॉजी उस्मानिया विश्वविद्यालय हैदराबाद में पड़ता है ये। इसके वैज्ञानिकों ने एक प्रणाली की खोज की है जिसके तहत जो जू संक्रमण, जो चावल की एक गंभीर बीमारी होती है, उसको कम किया सकता है। और ये जो जू संक्रमण है ये बैक्टीरिया यानी कि जीवाणु से फैलने वाली बीमारी है। तो जू संक्रमण किसमें फैलता है? चावल में। और चावल के लिए बहुत बड़ी बीमारी मानी जाती है। अगले क्वेश्चन बात है। फोर्स द्वारा जारी सूची में सबसे प्रभावशाली विपणन अधिकारी कौन एकमात्र भारतीय है? ठीक है ना? तो ये हमारे भारतीय चुने गए हैं जो विपणन अधिकारी रवि संतानम। ठीक है ना? विपणन अधिकारी का मतलब होता है चीफ मार्केटिंग ऑफिसर। विपणन की इंग्लिश होती है मार्केटिंग। ठीक है ना? तो ये हमारे एक भारतीय जो चुने गए हैं वो है हमारे रवि संतानम। और रवि संतानम जो हैं वो HDFC बैंक के मुख्य विपणन अधिकारी हैं, यानी कि HDFC बैंक के CMO हैं। ठीक है ना? और HDFC बैंक की स्थापना हुई है 1994 में। हेडक्वार्टर कहां पर है? बंबई में। और इसके जो CEO हैं उनका नाम है हमारा आदित्य पुरी। ठीक, ये आज का हमारा करंट अफेयर्स था। जाहिर है आपको पसंद आया होगा। अगले सेक्शन के बाद फिर मिलते हैं। टिल देन बाय।